जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, है ना? आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं दरोगा, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप आपके लिए लेकर आए हैं और ये आप क्वेश्चन का पार्ट 1 है। ऐसे क्वेश्चन आपको हम हज़ारों कराएँगे, ठीक है? आज लेकिन जो पास क्वेश्चन आया है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार-बार दोहराता है और ये वो क्वेश्चन है जो आज से 2 साल पहले यानी 2023 में 1275 में पूछा भी गया था, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आ जाए और इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आपको रुकावट ना बने, ठीक है? इसीलिए आप लोग जो हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देर किए हुए मैं लेके चलता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है? और इसमें पूरा सॉल्व के साथ वो क्वेश्चन मिलेगा। क्या? पूरा सॉल्व के साथ वो क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है? चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है? चलिए, मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो, कुआलालंपुर या फिर नई दिल्ली या फिर मुंबई? कहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता या भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर या नई दिल्ली? सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी बात। चलिए, शिखर सम्मेलन जो है पांचवा था। कैसा था? पांचवा था और ये आसियान भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन था। इसका स्थान जो था कुआलालंपुर में था, मलेशिया में। कहाँ पे था? मलेशिया में। आयोजन हुआ था 23 मार्च को। कब हुआ था? 23 मार्च को ये आयोजन हुआ था। आपको तो आंसर मिल गया होगा लगभग। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, यही क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए, किस किसी राज्यसभा के सदस्य को अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी किसी राज्य की सभा के सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ये तो हो सकती है 250 और ये संविधान में लिखा भी गया है। संविधान में किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए, राज्यसभा की संरचना के अनुसार जो भारत संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है निम्नलिखित हो सकती है, जैसे कि 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है? और उसके बाद 12 जो होते सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों में विशेष ज्ञान देता है। यानी जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 250, यानी कि हमारा 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे किसी भी राज्य के सदस्य की अधिकतम संख्या जो होती है 250 होती है। लेकिन अभी जो है बिहार में जो है किसी भी राज्य में 245 सीट ही क्या है? 245 सीट, ठीक है? यानी कि 200, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए, वर्तमान में क्या है? वर्तमान सदस्य वर्तमान राज्यसभा सदस्यों की संख्या 45 है। 33 जो है राज्य के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, अभी हैं, ठीक है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाता है? तो हो जाता है 50, यानी 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है समूह किस रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, सभा प्रधानमंत्री के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा के प्रति जो है केंद्रीय मंत्री जो है वो जो है सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होता है। इसका देखिए अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के रूप में
प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जब पूछेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कब कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 75 के 3 के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। एनएनपीपीसी का क्या अर्थ है? एनएनपीसी का पीसी या फिर एनएनएमपी या फिर एनएनएमसी एफसी या ए बी दोनों? इसका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोनों। चलिए, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? केंद्रीय पालिका यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के न्यायवादी या राज्य की विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के विधान परिषद जो है ये उसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल है ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका संरचना देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत केंद्रीय कार्यपालिका में निम्नलिखित शामिल है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। यानी कि ये सभी जो है उसमें शामिल है, पर राज्य की विधान परिषद उसमें शामिल नहीं है, जिस कारण से इसका राइट आंसर वो हो गया था। चलिए, राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। किसी भी राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? वो जो है जब राष्ट्रपति किसी दौरे पे जाते हैं या कहीं किसी विदेश घूमने जाते हैं तो उसके अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, उसके पूछ करके जो पूछते हैं उसे कहते हैं मंत्रिपरिषद। चलिए, भारत के महान्यायवादी केंद्र सरकार के मुख्य कानून सलाहकार जो होते हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए, चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ENSRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अच्छा, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो वित्तीय मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय 2000 जो है ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ENRS का पूर्ण नाम यानी पूछा जाएगा, फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? द नेशनल रूरल अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर। ई हिंदी में कहा जाएगा ई राष्ट्रीय ग्रामीण लेखा सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने आसियान का अस्थायी सदस्य बनने का निर्णय लिया? पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो है दरोगा का ही क्वेश्चन है। किसका है? जितना बना रहे हैं क्वेश्चन इस दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में किस देश ने आसियान का अस्थायी सदस्य बनने का निर्णय लिया? पूर्वी तिमोर, वियतनाम, फिलीपींस या फिर थाईलैंड? ये हमारा लिया था कौन? पूर्वी तिमोर। क्या? पूर्वी तिमोर ये लिया था। जैसे कि नवंबर 1922 में आसियान के नेताओं ने सर्वसम्मिलित से पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर को समूह के 11वें सदस्य यानी 11वें सदस्य के रूप में, सिद्धांत के रूप में जो है स्वीकार करने की सहमति। क्योंकि ये जो हमारा है यही हमारा क्या है? ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर है। अब यहाँ भी छोटा सा देख पा रहे हैं, इसी का नक्शा जो है यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, यानी कि ये जो हमें फिगर बड़ा कर दिखाया गया और किसके साइड में है? इंडोनेशिया के साइड में क्या है? ईस्ट तिमोर है। ठीक है, किस अधिकारी को सिविल सेवा अधिकारी यानी कि IAS UPSC, ठीक है, IAS के बीच वरिष्ठतम वरिष्ठतम, मेरा माइंड कहाँ चला समझ नहीं आ रहा। चलिए, किस अधिकारी को सिविल सेवा अधिकारियों के बीच वरिष्ठतम
माना जाता है? वरिष्ठतम किसे माना जाता है सिविल सेवा से भी ऊपर? कैबिनेट सचिव को, वित्त सचिव को, गृह सचिव को या फिर रक्षा सचिव को? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा कैबिनेट सचिव, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आईएएस से रिटायर होता है तो वो बनता है कैबिनेट सचिव। क्या बनता है? बहुत सारे जब इसका एज जो है 70-80 हो जाता है, यानी कि बहुत सारे पोस्ट जब ये देख लेते हैं, बहुत सारे जिला जब घूम लेते हैं, तब जाके बनते हैं कैबिनेट सचिव, जिसका जो है डायरेक्ट ताल्लुकात होता है प्रधानमंत्री से। किससे? डायरेक्ट ताल्लुकात होता है प्रधानमंत्री से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, यदि y के 20% का मान 20% 20 है तो y का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल, यानी कि y का मान, हम y का पहले मान निकालना है ना, तो कितना है 20%, कितना है, यानी कि हम इसको y गुना देंगे 100, ठीक, और यहाँ पे 20% फिर है 100 है, कितना है 100 है बराबर 20 है, यानी कि 20 है, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे हम तो कितना आएगा 5 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 5 ले लेंगे, रहेगा 1/5 इक्वल टू 20, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम ये दो, जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का 5 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि 1/25 y इक्वल टू 20। जब इसको हम इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, तो y बराबर इंटू में आ जाएगा, डिवाइड में इंटू में आ जाएगा, तो 20 इंटू 25 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5000, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा क्या 5000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई शक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चले। चलिए, गोलकोंडा किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, कौशल, मगध या बर्थ? ये सबको पता होगा, मगध का था। कहाँ था? मगध का। वंश कौन सा था? कुतुबुद्दीन, यह कुतुबुद्दीन शाही राजवंश की राजधानी थी। शहर गोलकोंडा हैदराबाद शहर के पास स्थित है और अपने शानदार किले गोलकोंडा किला के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सही क्वेश्चन। चलिए, किस समूह में सभी अकर्मक प्रकार बताने वाले शब्द युग्म है? अच्छा, घूमना का फिरना, हंसना का रोना, सोना का जगना, सोना बाबू नहीं हुआ, सोना का जगना बाबू नहीं है, है ना, सोना का जगना, इनमें सभी, इसका मतलब क्या आक्रमक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसमें कोई शक नहीं है। किस घटना के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है? मांग में वृद्धि, आपूर्ति में वृद्धि या आपूर्ति में वृद्धि, आपूर्ति में कमी, आपूर्ति में वृद्धि या ए बी दोनों? तो भाई, मांग में कब वृद्धि होता है? जब मार्केट में उस चीज का मांग बढ़ जाता है और वहां मांग में कमी आ जाती है, तब जाके लोग अपना डिमांड बताना शुरू कर देता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार का प्रमुख कार्य क्या होता है? एक से अधिक देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना, एक से अधिक देशों के बीच पूंजी को प्रवाह प्रभाव, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये दोनों होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो, किस कारण से रेंगने वाले और पक्षियों को अलग माना जाता है? चलो, रेंगने वाले और पक्षियों को अलग माना जाता है। हृदय और रक्त का रंग, अंडे देने वाला, या फिर अंडे की प्रकृति, या फिर श्वसन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से अंडे की प्रवृत्ति। क्या है? किस प्रकार से अंडे की प्रवृत्ति होती है, उसका हृदय कैसा होता है, देखिए से ये है, ये अंडे की प्रवृत्ति है, ये जो ये पक्षी के लिए, किसके लिए है, एक मिनट, ये पक्षी के लिए है, किसके लिए है?
इसके लिए है पक्षी के लिए, किसके लिए? पक्षी के लिए। और ये है रेंगने वाले, जैसे कि सिम्टम सांस सांप वाप के लिए, है ना। इसमें देखते हैं हम जो है, इसमें सांस लेने में दो ही है, कितना है, जैसे कि यहाँ एक इधर ब्लड जाता है, लंग्स हो गया, इसका स्किन हो गया, और इधर से ब्लड आता है जो रेड वाला है, यहाँ देख लिखा होगा क्या, ऑक्सीजन ब्लड, ये ऑक्सीजन ब्लड लेके आता है। फिर जो जो ब्लू वाला है वो डिओ जनरेटिक ब्लड है, और ये ब्लू वाला जो है मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, राइट, इसमें तीन ही होता है चैम्बर, किसमें तीन ही चैम्बर होता है, जैसे हम लोग में चार तो लेकिन तीन ही होता है चिड़िया में। तो राइट ट्रम्स और लेफ्ट ट्रम्स इसमें है वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं आगे की ओर, चलिए। किस कारण से रेगिस्तान नदी में तलछटों और प्रतियोगियों योगियों को हटाना केंद्रीवृत्ति करना पड़ता है? अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय या उत्खनन? तो ये निक्षेपण, क्या होगा, निक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? समझ ही गए होंगे कहाँ पे होगा ये, गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में, सब कुछ तो गुजरात में है। चलिए, स्थानीय गुजरात के तापी जिले के काकरापार में है। कहाँ पे है पूछा जाएगा, काकरीपार जो है परमाणु स्थल किस जगह पे है? तो आंसर जो होगा तापी जिले, कौन सा, तापी जिले काकरापुर काकरापार में स्थित है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड एनपीसीएल द्वारा किया गया है। चलिए, ये है इसका, इस प्रकार से जो वो कार्य करता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? कृषि से, पंचायत राज व्यवस्था, शिक्षा, सैन्य सुधार? भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध फिल्म द वंडर विडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टोयोटा, टाटा, हुंडा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो विडा जो फिल्म था, प्रसिद्ध फिल्म द विडा, इसकी जो है लॉन्च शो किया था हीरो ने। कौन किया था? हीरो, हीरो कंपनी ने किया था। उस टाइम क्या था, हीरो होंडा दोनों साथ में था, क्या था। लेकिन अब क्या हो गया ना, वो बगल हो गया, यानी कि एक भाई अलग हो गया, एक भाई हीरो अलग, होंडा अलग। लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये भी, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो लॉन्च किया था वो किया था हमारा हीरो ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? कपिल देव का, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, या सचिन तेंदुलकर, या सौरव गांगुली? किसका रचना? ये जो हमारा है, ये हमारे सचिन तेंदुलकर, किसका है, सचिन तेंदुलकर का जो ये रचना है। इसमें अपने क्रिकेट के बारे में 2014 में लिखा था कि मैंने किस प्रकार से उसके क्रिकेट के जो होता है शुरुआती अपने अ, जीवन की याथा, यानी कि जीवन के बारे में अपने किस प्रकार से हम सफल हुए, क्या मेरे पास दिक्कतें आई थी, किस प्रकार से क्रिकेट लाइन में आए हैं। तो जो क्रिकेट भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वही जो है किताब, इस किताब को लिखे थे अपने जीवनी को, किसको लिखे थे, अपने जीवनी को जो है लिखे थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शुल्क सेवा संधि कब हुई? 1915, 1904, 1616 या 1618? कब हुई शुल्क संधि? ये हुई थी 1606 में। संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2020, 2024, 2025, 2030? कब आई? सॉरी, डेट है, क्या है, डेट है। 20 तारीख को, या फिर 20 नवंबर, या फिर 20 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, या 30 नवंबर? इसमें देखिएगा नवंबर गलती लिखा हुआ है ना। हाँ, कोई बात नहीं, बताइए ना किस तारीख को, बताइए बताइए। ये आया 24 अक्टूबर को जो है 1945 की स्थिति में आ गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के बारे में स्थापना इसकी तिथि थी 24 अक्टूबर 1945 को। कारण जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, उसको जो है शांति और सुरक्षा बनाने के लिए जो है
इसको अस्तित्व में लाया गया था। 51 संस्थापक सदस्य देशों को द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे जो उसका साइन किया, हस्ताक्षर करने के बाद ये अस्तित्व में आया था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क था, शहर जो है न्यूयॉर्क था, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तब से वो बन गया था। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 कब निलंबित होता है? इसका ऑप्शन आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम अभी आंसर बताने वाले हैं, अगर सही होगा या गलत होगा आप ऑप्शन देख करके कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 358, 356, 350 या 388। इसका राइट आंसर होगा 358। क्या होगा? 358 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध का बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकालीन घोषणा पर जो है अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। समझ में आ गया? यानी कि जब भी अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध का बाहरी आक्रमण के आधार पर कोई आपातकाल लगता है, घोषणा किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतः ही वो निलंबित हो जाता है। चलिए, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।